तो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अंजलि। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन एपिक्स ट्रेडिशन एंड थीम्स एंड रिनेसेंस। आज हम इसके बारे में पूरे डिटेल में वीडियो में डिस्कस करेंगे और ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल होगा जो स्पेशली सेमेस्टर 1 में है गाइस। तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके सिलेबस से। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको इसका PDF नोट चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके इसका नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एन एपिक इज़ अ लॉन्ग book, poem or film whose story extends over a long period of time or tale of a great events। एक एपिक जो होता है एक लॉन्ग बुक की तरह होता है, एक पोएम की तरह होता है या फिर एक फिल्म की तरह होता है जिसका स्टोरी जो होता है एक लंबे पीरियड काल का टाइम का होता है और ग्रेट इवेंट्स उसमें दिखाए जाते हैं। इट टेल्स द हीरोइक जर्नी ऑफ ए सिंगल पर्सन और ए ग्रुप ऑफ अ पर्सन। ये जो होता है एपिक, उसमें हम लोग देखते हैं कि एक हीरोइक जर्नी दिखाई जाती है, किसी हीरो का जर्नी दिखाया जाता है या फिर कोई ग्रुप ऑफ पर्सन का जर्नी दिखाया जाता है एपिक में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द वर्ड एपिक इज डिराइव फ्रॉम द एशियन ग्रीक एडजेक्टिव एपिकोस। जो वर्ड है एपिक, वो जो हुआ है उसका उद्गम कहाँ से हुआ है, तो उसका जन्म जो बोल सकते हैं उस वर्ड का जन्म हुआ है एशियंट ग्रीक से, जिसका वर्ड का नाम क्या है, एपिकोस, विच मीन्स अ पोएटिक स्टोरी, जिसका मतलब होता है एक पोएटिक कहानी। ठीक है। इन लिटरेचर एन एपिक इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम विच इज यूजुअली बेस्ड ऑन द हीरोइक डीड्स ऑफ ए पर्सन एंड यूजुअल करेज एंड अनपैरेलल्ड ब्रेवरी। एक लिटरेचर में जो एपिक होता है एक नैरेटिव पोएम होता है जो कि बेस्ड होता है हीरोइक डीड्स पर। मतलब जो इसका मेन जो फोकस होता है ना, वो हीरोइक चीज़ों को दिखाना और उसके जो प्रॉब्लम्स है, जो भी सोल्यूशन है, वो चीज़ों को दिखाया जाता है एपिक्स में, जो कि हीरो पर बेस्ड होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जनरली एपिक इज क्लासिफाइड इंटू 2 बोर्ड्स टाइप। जो एपिक्स होता है वो जनरली 2 टाइप में डिवाइडेड है। अब हम लोग जानते हैं ये कौन कौन से टाइप्स हैं। फर्स्ट हो गया क्लासिकल ट्रेडिशनल प्राइमरी एपिक। ठीक है। सेकंड हो गया लिटरेरी सेकेंडरी एपिक। ये दोनों मेन टाइप हैं एपिक्स के। क्लासिकल ट्रेडिशनल एपिक आर फ्यू। जो क्लासिकल ट्रेडिशनल एपिक जो है वो कुछ ही होते हैं, बट वेल नोन फॉर सेंचुरीज सच एज, लेकिन बहुत ही जाने माने होते हैं। क्लासिकल ट्रेडिशनल एपिक माने बहुत ही कम होता है, लेकिन जितना भी होता है बहुत दमदार और बहुत सदियों के जाने माने जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हो गए द रामायण, द महाभारत, द इलियड, द ओडिसी इटीसी। ये सारे कुछ क्लासिकल ट्रेडिशनल एपिक्स के एग्जाम्पल हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है लेकिन बहुत कम है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहले हम रामायण से स्टार्ट करते हैं। द रामायण इज वन ऑफ द 2 ग्रेट एपिक्स ऑफ एशियंट इंडिया। जो रामायण है वो 2 महान कवियों में से एक है एशियंट इंडिया का। इट इज़ एट्रीब्यूटेड टू द सेज वाल्मीकि। और इसका जो लिखा गया है, किनके द्वारा लिखा गया है, वो महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है। रामायण इज डिवाइडेड इंटू 7 कांड्स। कांड्स माने बुक्स। जो रामायण होता है वो है 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसको कांड के नाम से जाना जाता है। कांड्स यानी बुक्स। ठीक है। और रामायण के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, तो आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा सेमेस्टर 1 का जितना भी टॉपिक्स है उस पर, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं मेरे वीडियो में। अब महाभारत के ऊपर डिस्कस करेंगे। द महाभारत इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट एंड लॉन्गेस्ट एपिक ऑफ एशियंट इंडिया। महाभारत को लॉन्गेस्ट एपिक एशियंट इंडिया का माना जाता है। मतलब महाभारत को सबसे लंबा महाकाव्य माना जाता है। कहाँ का? एशियंट इंडिया का। ओरिजिनली इट इज़ रिटेन इन संस्कृत लैंग्वेज। और ओरिजिनली जो था इसका लिखावट हुआ था संस्कृत लैंग्वेज में, बाद में इसको ट्रांसलेट कर दिया गया था राइटर्स के द्वारा। द स्टाइल इज़ पोएटिक एंड कन्वर्सेशनल। जो स्टाइल है इसका वो है पोएटिक और कन्वर्सेशनल है। द ऑथरशिप इज़ जनरली स्क्रिप्टेड टू द सेज व्यासदेव। और जिसके जो ऑथरशिप है वो कौन है? व्यासदेव। द होल एपिक इज डिवाइडेड इंटू 18 पर्ब्स यानी बुक्स। देखिए महाभारत जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? तो 18 पर्ब्स में डिवाइडेड है, 18 बुक्स में। और रामायण कितने कांड्स में डिवाइडेड है? तो वो है 7 कांड्स में। कांड्स यानी बुक्स में डिवाइडेड है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इंडियन एपिक ट्रेडिशन के बारे में जानते हैं थोड़ा। हीरो वर्शिप इज ए सेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन कल्चर एंड thus readily lent itself to literary tradition that abounded in epic।
पोएट्री एंड लिटरेचर। जो इंडियन एपिक ट्रेडिशन में जो है ना, हीरो वर्शिप जो होता है वो सेंट्रल एस्पेक्ट है, और इसी में जो हीरोइक का जो वर्शिप होता है, जो भी उसका काम है, वही सारी चीज़ों को क्या किया जाता है, दिखाया जाता है। किसमें? इंडियन एपिक ट्रेडिशन में। द पुराण्स, अ मैसिव कलेक्शन ऑफ वर्ड्स फ्रॉम हिस्टरीज ऑफ इंडियाज मैनी हिंदू गॉड्स एंड गॉडेस फॉलोड इन दिस ट्रेडिशन। जो पुराण है एक मैसिव कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, जो कि बहुत सारे हिंदू गॉड और गॉडेस जो इसको फॉलो करते हैं, इस ट्रेडिशन को। तो ये हुआ इंडियन एपिक ट्रेडिशन। अब हम लोग आगे चलते हैं, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एपिक्स। अब हम लोग जानेंगे कि एपिक्स का हिस्टोरिकल महत्व क्या है। चलिए जानते हैं। इट कैन नॉट बी डिनाइड दैट थ्रू दिस एपिक्स कंटेन अ गुड डील ऑफ माइथोलॉजी एंड लेजेंड्स। दे थ्रो अ फ्लूड ऑफ लाइट ऑन द पोस्ट वैदिक सोसाइटी। हम लोग इस चीज़ से मना नहीं कर सकते कि जो एपिक्स हैं वो गुड डील ऑफ माइथोलॉजी करते हैं, यानी कि एपिक्स जो होते हैं, महाकाव्य जो होते हैं, वो माइथोलॉजी के साथ बहुत ही अच्छा डील करते हैं, पुराने चीज़ों पे बहुत ही ज़्यादा विश्वास रखते हैं। ये किसके जरिए होता है? तो एपिक्स के जरिए होता है, जो कि पोस्ट वैदिक सोसाइटी होता है। फ्रॉम दिस टू एपिक्स वी आर ऑल्सो एबल टू फॉर्म आइडिया अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ द आर्यंस। और इसी दो एपिक के जरिए, कौन कौन? महाभारत और रामायण के जरिए हम लोग ये आइडिया लग पाया कि जो आर्यंस का एक्सपेंशन था, यानी उनका जो फैलाव था, वो किस प्रकार था और कैसा था। ठीक है, एपिक्स के जरिए हम लोग को ये जानने को मौका मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द स्टोरी ऑफ रामायण क्लियरली इंडिकेट्स द आर्यंस एक्सपेंशन इनटू साउथ इंडिया एंड ऑल्सो हिंट्स एट द यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स इन दिस प्रोसेस। एग्जाम्पल के लिए हम स्टोरी देख लेते हैं, किसका? रामायण का। तो उसमें हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि वो इंडिकेट करता है, संकेत देता है आर्यंस के जो एक्सपेंशन यानी प्रसार का पूरा इंडिकेट कौन देता है? ये स्टोरी। और साथ में मिलिट्री फोर्स का यूज़ कैसे होता है, इस प्रोसेस को भी बताता है। द एपिक ऑल्सो मेक्स इट्स क्लियर दैट द द्रविडियन कल्चर वाज ऑल्सो इक्वली सुपीरियर। और इस चीज़ को भी वो क्लियर करता है कि द्रविडियन जो कल्चर है वो भी इक्वली सुपीरियर था। रावण's बिहेवियर विद सीता व्हेन वाज अंडर हिज कंट्रोल एट लंका वाज मोर सिविलाइज। रावण का जो बिहेवियर था सीता माता के साथ, जब वो उनके कंट्रोल में थी, तब लंका ज़्यादा सिविलाइज थे। किनसे? लक्ष्मण से। टू शूर्पणखा। रामायण also gives us the genealogies which, if supplemented by those in the Purans, help us to form some idea about the early history of the Hindu period। और रामायण हम लोग को इस चीज़ का भी ज्ञान देता है कि हिंदू पीरियड का क्या हिस्ट्री रहा है, पुराण के जरिए हम लोग को देता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। So this way we can say that the Indian epic tradition, consisting primarily of the Mahabharata and the Ramayana, is characterized by the diverse recension thus that showcase regional cultural and theological variation। तो इसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो इंडियन एपिक ट्रेडिशन है उसमें महाभारत और रामायण कंसिस्टिंग करता है, जिसका मेन कैरेक्टराइज क्या है? तो उसमें हमें एक शोकेस की तरह देखने को मिलता है रीजनल, कल्चरल और थियोलॉजिकल वेरिएशन। These epics continue to be an integral part of India's literary and religious। इस एपिक्स में जो होता है भारत के आंतरिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में रखा जा सकता है, जो कि एक हर्टी एम्बॉडिंग टाइमलेस नैरेटिव्स एंड एथिकल टेक्निक्स, जो कि हमें एक टाइमलेस नैरेटिव्स फॉर्म देता है और उसकी टेक्निक्स भी देता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग। एंड हुई दोस्तों, थैंक यू।